आ जाओ भाई सभी लोग। मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बेटा हमने कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट के अनुसार हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आज एक वीडियो और आपके लिए अपलोड किया है। और सभी लोग, आशा करता हूँ कि सभी लोग आप वीडियोस देख रहे होंगे। काफ़ी मैं बेसिक से चीज़ें रख रहा हूँ और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, एनडीए है या एयरफोर्स है या फिर हमारे AA SSR है, SSC है, उन सब के लिए हमारा बैच काफ़ी यूजफुल होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देख लेते हैं। बेटा हमने ये कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। मैंने लिखा है दे हैव सेल्डम गेट्स लेट टू क्लास। कल हमने कुछ हमने कॉन्सेप्ट समझे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड। तो हमने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों के सेंटेंसेस किस तरीके से आते हैं, एग्जाम में किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना देता है इन दोनों सेंटेंसेस, ठीक है, टेंसेस के सेंटेंसेस को लेकर के। आइए समझते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर दे हैव सेल्डम गेट्स लेट टू क्लास। अब बेटा आपको एक बात याद होनी चाहिए, कल मैंने आपको कुछ वर्ड्स लिखवाए थे, मैंने आपको कुछ नेगेटिव वर्ड्स लिखवाए थे, जैसे सेल्डम है, नेवर है, ठीक है, हार्डली है, स्कार्सली है, इस तरीके के वर्ड मैंने आपको कल लिखवाए थे। तो आप उनको एक बार देख लीजिए। मैंने कहा था कि अगर ये वर्ड आ जाते हैं सेल्डम, नेवर, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, तो बेटा ये वर्ड्स होते हैं, ये फ्रीक्वेंट एक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं? फ्रीक्वेंट एक्शंस बताते हैं। और फ्रीक्वेंट एक्शंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं बेटा। तो अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बेटा हमने जो यहाँ पर हैव यूज किया है, इस हैव की हमें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा, ये मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये मेरा एडवर्ब हो गया और ये मेरा गेट्स। आप एक चीज़ समझिएगा कि दे मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो मेरी जो वर्ब होती है उसके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम एस हटा देंगे, इसे प्लूरल बना देंगे, दे सेल्डम गेट लेट टू क्लास, ठीक है। आइए समझते हैं आगे। सेकंड सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है सी डेली अटेंड्स हर फ्रेंड्स, ठीक है। अब बेटा याद रखो सी सब्जेक्ट हो गया मेरा, डेली मेरा टाइम और फ्रीक्वेंसी बताने वाला वर्ड हो गया। अटेंड्स की बात करें तो ये मेरी वर्ब हो गई और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने ऐसे ये जोड़ रखा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, ये रूल होता है। दूसरी बात, हमने हर फ्रेंड्स लिखा, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हर फ्रेंड्स सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा? प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो मैंने डेली लिखा है, इस डेली की यहाँ पर कोई नीड नहीं है। इसकी पोजीशन जो होती है, मैंने आपको बताया था कि डेली है, एवरी डे है, एवरी नाइट, ठीक है। इस तरीके की जो फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड होते हैं और टाइम बताने वाले वर्ड होते हैं, इनको हम सेंटेंस के अंत में यूज करते हैं। तो ये डेली हमें कहाँ लगाना है? इधर लगाना है, ठीक है। चलिए आगे लिख रहा है करण इज एवरी डे वेकिंग अप अर्ली। अब देखो करण सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, एवरी डे आपका टाइम बताने वाला वर्ड हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक, ये मेरा एडवर्ब हो गया। आगे बात करें वेकिंग, ये मेरी मेन वर्ब हो गई, वेकिंग अप, ठीक है, ये इसके साथ में यानी फ्रेजल वर्ब है हमारी वेकिंग अप, ठीक है। इसके बाद में अर्ली, ये टाइम बताने वाला वर्ड हो गया, ठीक है, एडवर्ब हो गया। अब बेटा एक चीज समझो, करण इज एवरीडे। मैंने कहा था कि एवरीडे भी हमारा क्या है? फ्रीक्वेंट एक्शन शो करता है, फ्रीक्वेंसी बता के चलता है। इसकी पोजीशन भी सेंटेंस के अंत में होती है, तो इसकी पोजीशन हमें इधर रखनी पड़ेगी और मुझे लगाना पड़ेगा एवरीडे इधर, तो ये हो जाएगा एवरीडे, ठीक। अब मुझे यहाँ से हटा देना है। दूसरी बात, एवरीडे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये फ्रीक्वेंसी बताते हैं। फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड होते हैं वो इंडेफिनिट टेंस में जाते हैं। तो मुझे यहाँ इसका इंडेफिनिट बनाना है तो यहाँ से एच भी हटाना होगा, ठीक है। और यहाँ वेकिंग की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, तो मुझे करना पड़ेगा वेक्स, ठीक है, वेक्स अप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने लिखा वी आर लर्निंग इंग्लिश एवरीडे। अब देखो एवरीडे फिर वर्ड आ गया,
जो कि एवरीडे आने पर हम इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। इसी वजह से हम यहाँ पर इसको इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो यहाँ आर किस मतलब की, और लर्निंग की जगह पर हमको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो वी लर्न इंग्लिश एवरीडे। आगे है इट इज़ यूजुअली रेनिंग हियर कैट्स एंड डॉग्स। अब देखो बेटा, यूजुअली फिर वर्ड आ गया। यूजुअली की पोजीशन मेन वर्ब से पहले होती है, जैसा कि हमने आपसे चर्चा की थी। तो देख लीजिएगा, मेन वर्ब से पहले यूजुअली रखा है, इसकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूजुअली क्या है, ये यूजुअली भी आपके फ्रीक्वेंट एक्शन शो करता है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ रेनिंग की जगह पर मुझे करना पड़ेगा इट के अकॉर्डिंग रेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेंज। तो इट यूजुअली रेंज हियर कैट्स एंड डॉग्स। क्लियर है, आगे बढ़ लेते हैं। राखी इज नॉट सेविंग एनी मनी सेल्डम। अब देखो इस वर्ड की पोजीशन क्या बताई थी बेटा, मैंने सेल्डम, रियली, वेयरली, नेवर। ठीक है, इनकी पोजीशन ये थी कि इनको हम वर्ब से, मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं। ठीक है, अब मेन वर्ब क्या है मेरी, सेविंग। ठीक है, ये मेरी मेन वर्ब हो गई। तो इसकी पोजीशन बेटा यहाँ से हटा करके मेरे को कहाँ यूज़ करनी है, इधर यूज़ करनी है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा सेल्डम। ठीक है, चलो सेल्डम हो गया। दूसरी बात बेटा, अगर सेल्डम वर्ड आ ही गया तो सेल्डम अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक नेगेटिव वर्ड होता है। अगर ये नेगेटिव वर्ड होता है तो इसके साथ में फिर हम यहाँ पर नॉट भी आ रहा है, नॉट भी, तो क्या हम नॉट हटा दें, नहीं। सेल्डम आया है तो ये टेंस को भी शो कर रहा है कि इंडेफिनिट का है, इसलिए हमें सेल्डम को ध्यान में रखते हुए इस नॉट को हटाना है। ठीक है, तो यहाँ से नॉट हटा दिया। दूसरी बात, ये सेंटेंस में नॉट तो हटा दिया हमने बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन सेल्डम वाला जो सेंटेंस होता है इंडेफिनिट टेंस में बनता है, इंडेफिनिट टेंस में बनता है, तो इसके लिए हमें इज भी हटाना पड़ेगा। और यहाँ सेविंग की जगह क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सेव्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, सेव्स करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा राखी सेव्स एनी मनी। ठीक है, राखी, ठीक है, सेल्डम सेव्स एनी मनी। तो इस तरीके से कल भी मैंने आपको बताए थे, आज भी आपका पॉइंट क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और समझते हैं। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, साइकोलॉजिकल ट्रूथ होता है, उसमें हमारा मैथमेटिकल फैक्ट्स होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं। तो ये चीज़ें हमारी किस में आती है, यूनिवर्सल ट्रुथ में आते हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी अगर एग्जाम में सेंटेंस दे देता है या पूछता है कुछ भी, तो आपको ध्यान होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि ये सेंटेंस हमेशा इंडेफिनिट में बनते हैं। कल हमने इसका जिक्र भी किया था, जैसे एक सेंटेंस हमने दिया था, द अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग डाउनवर्ड्स, कि पृथ्वी चीज़ों को नीचे की ओर खींच रही है। भाई खींच नहीं रही, खींचती है, ये उसका नियम है। वो ना नहीं कब से खींचती है हमें पता नहीं, कब तक खींचती रहेगी हमें पता नहीं। हमने आपको बताया था ऐसे एक्शंस जिनकी ये पता नहीं कि जिनकी स्टार्टिंग बिगिनिंग कहाँ से हुई है, जिनकी एंड कहाँ तक है हमें पता नहीं, ऐसे एक्शंस को परमानेंट एक्टिविटी में डाल देते हैं, और ऐसे एक्शंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। क्लियर है, आई होप ये पॉइंट्स क्लियर रहे होंगे आपके। अब आगे मैं चीज़ों को और बढ़ाता हूँ। आगे बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक तीसरा रूल हम समझते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, कि अगर सेंटेंस में प्रोवर्ब्स दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं, अगर सेंटेंस में प्रोवर्ब्स दे रखी हैं, क्या दे रखी है बेटा, प्रोवर्ब्स जानते हैं आप। यदि सेंटेंस में प्रोवर्ब्स दे रखी हैं या सेइंग, ठीक है, सेइंग अगर कोई भी कथा कहानी, या हम आगे बात करते हैं कोटेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, कोटेशन दे रखा है, कोटेशन दे रखा है कोई भी। ठीक है, कोई भी कहावत दे रखी है, कोई भी सेइंग दे रखी है, कोई भी कोटेशन दे रखा है, तो याद रखना, रिमेंबर, इस तरीके के जो सेंटेंसेज होंगे जो कहावत से रिलेटेड होंगे वो हमेशा इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे। आइए मैं सेंटेंस लेके चलता हूँ तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की, सेंटेंस लिखा मैंने, स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस।
विल विन द रेस। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखने की कोशिश की मेरे बेटा, और मैंने लिखा एन एम्प्टी वेसल, ठीक है, विल साउंड मच, ठीक है। ये इस तरीके से आगे हम लिखने की और भी कोशिश करते हैं। फिलहाल हम इन दोनों चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करें बेटा। एक कहावत है, स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस। आपने सुनी होगी इस कहावत के बारे में, बहुत अच्छे से सुना होगा कि जो स्लो होता है और स्टडी होता है, स्लो का मतलब क्या होता है, स्लो का मतलब होता है धीमा, स्टडी का मतलब होता है पक्का, दृढ़, दृढ़ का पक्का, संकल्प का पक्का। जो स्लो और धीमा होता है यानी धीमा, और जो स्टडी यानी दृढ़ का पक्का होता है, वो क्या रेस जीतेगा भाई, वो रेस जीतेगा नहीं, वो रेस जीतता है, ठीक है। ये कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। तो ये कहावत शुरू से है, जो कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है, और हमेशा आने वाले समय में भी सत्य रहेगी, ठीक है। तो ऐसी कहावतें, ऐसी प्रवर्ब्स जो कल सत्य थी भाई, अच्छी बातें तो हमेशा सत्य रहती है ना, ठीक है, वो आज भी सत्य रहेंगी, वो कल भी सत्य रहेंगी, इसलिए इनको हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ करते हैं। तो स्लो एंड स्टडी कंप्लीट हमारा किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का, ठीक है, और ये मेरी वर्ब हो जाएगी और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब बेटा हमें ये करना है, यहाँ से इसे फ्यूचर में नहीं बनाना बल्कि इंडेफिनिट बनाना है, तो हो जाएगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्लियर। नेक्स्ट है एन एम्प्टी वेसल विल साउंड मच। एक पुरानी कहावत है क्या कि एन एम्प्टी वेसल, एन एम्प्टी वेसल है, आपने देखा होगा कि जो खाली बर्तन होता है वो क्या आवाज़ बहुत करता है। या आपने एक इडियम सुना होगा, एक कहावत सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जाए, सुना आपने, जिसके अंदर पोटेंशियल कम होता है, जिसके अंदर जानकारी कम होती है, या जिसके अंदर ज्ञान कम होता है, वो शो ऑफ ज़्यादा करता है, दिखावा ज़्यादा करता है, यानी छलकता ज़्यादा उसके अंदर से, फालतू का निकलता ज़्यादा है उसके अंदर से। तो यही कहावत है, ये बिल्कुल सही है, ये कल भी ठीक थी, आज भी सही है, और आने वाले वक्त में भी सही रहेगी। सोचो, जैसे मैंने कहा एन एम्प्टी वेसल विल साउंड मच, इसका मतलब क्या है, जो खाली पात्र है वो साउंड ज़्यादा करेगा, भाई करेगा नहीं, करता है, कल भी करता था, आज भी करता है, आने वाले समय भी करेगा। ये कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, वो कहानी कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है, और इन फ्यूचर भी सत्य रहेगी। इसीलिए हम इसको हमेशा किस में बनाने की कोशिश करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे तो बेटा विल हटाना है हमें। दूसरी बात, एन एम्प्टी वेसल, नाउन हमारा हो गया वेसल, और एन आया है, ठीक है, इस वेसल के लिए, और ये हमारा एडजेक्टिव हो गया जो इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो एन एम्प्टी वेसल ये मेरा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, ये आर्टिकल हो गया। अच्छा, ये साउंड, साउंड मेरी वर्ब हो गई यहाँ पे, ठीक है, साउंड मेरी क्या हो गई, ये मेरी वर्ब हो गई, ठीक है। मच एडवर्ब हो गया, ठीक। अब याद रखना ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें वर्ब में एस लगाना होगा। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, जो खाली है यानी अधजल गगरी छलकत जाए। और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेटा हम उनको बता के चलें, जो हमारी हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो ऐतिहासिक सेइंग्स हैं, जो कहावतें हैं, जो लीडरों ने कही हैं, वो आज भी सत्य हैं, उनको प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। जैसे मैंने एक लिखने की कोशिश की, सुभाष चंद्र बोस सेज सुभाष चंद्र बोस सेज, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, दिल्ली चलो, क्या कहा था बेटा, दिल्ली चलो। तो ये हमारी एक ऐतिहासिक घटना है, इसे भी हमें किस में लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है। आई होप आप समझ गए। इसी तरीके से शेक्सपियर ने भी कहा था, शेक्सपियर ने क्या कहा था, शेक्सपियर ने कहा था व्हाट इज द नेम, नाम क्या है, ठीक है। शेक्सपियर सेज ठीक है, शेक्सपियर ने कहा था, क्या कहा था, व्हाट इज द नेम, क्या होता है ये नाम। तो ये हमारे कुछ कोटेशन है बेटा, जो हमेशा
एक कहावत की तरह इनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से कीट्स एक हमारा कवि रहा है, उसने भी कहा है, क्या कहा है उसने, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो कोटेशंस होते हैं हमारे, प्रोवर्ब्स होती हैं, सेइंग होती हैं, ये सभी के सभी हम किस में रखते हैं, इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और भी समझते हैं। अब हम लेके चलते हैं, हमने जान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम कब यूज करते हैं, वो अच्छी तरह से समझ लिया, किस तरीके से प्रॉब्लम एग्जाम में बनती है वो भी हमने देख लिया। आगे हम बढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं मेरे बेटा, कॉन्टिन्यूस की तरफ बढ़ते हैं। अब कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो समझते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूस क्या होता है बेटा, कॉन्टिन्यूस वो एक्शन होते हैं जो टेम्परेरीली गोइंग ऑन एक्शन होते हैं। कौन से होते हैं, टेम्परेरीली गोइंग ऑन एक्शंस। ऐसे एक्शंस जो टेम्परेरीली कैसे होते हैं, जारी रहते हैं। अस्थाई एक्शंस जो अभी चल रहे हैं, पहले नहीं चल रहे थे, कुछ देर चलेंगे उसके बाद नहीं चलेंगे। ठीक है, ऐसे एक्शंस को हम किस में रख के चलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। आइए समझते हैं इन चीज़ों को, ठीक, और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका पहला पॉइंट लिखते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बेटा। अब मैंने समझ लिया कहाँ पर किन परिस्थितियों में कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जैसे मैंने टू मेंशन अ लाइव एक्शन, टू मेंशन अ लाइव, ठीक है, एक्शन, कोई ऐसा एक्शन जो बेटा लाइव चल रहा है। ठीक है, लाइव चल रहा है, कहने का मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के वक्त पर, जब आप बात कर रहे हैं उस समय पर कोई एक्शन हो रहा है। अब मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ, इस समय मैं बात कर रहा हूँ और आपके सामने कोई एक्शन कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा एक्शन जो बोलने के वक्त हो रहा है, ठीक, ऐसे एक्शंस किस में आते हैं, हमारे कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, वी आर लर्निंग इंग्लिश एट दिस टाइम। हमने कहा कि हम इस समय इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है, क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं बेटा। तो इंग्लिश सीख रहे हैं जब मैं कह रहा हूँ तो उस समय हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्निंग चल रही है या नहीं चल रही। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम कैसे पहचान करें, कुछ मैं आपको कीज देता हूँ, कुछ मैं आपको वर्ड्स देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ वर्ड्स दिए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ वर्ड्स दिए थे जिनकी पहचान होती थी, इसी तरीके से मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के कुछ वर्ड्स देता हूँ आपको। ठीक है, आइए समझते हैं। अब मैं बात करूँ यहाँ पर तो कुछ कीवर्ड्स दे देते हैं। चलो, ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं जिनसे आपको पहचान हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की, एट प्रेजेंट। क्या लिखने की कोशिश की, एट प्रेजेंट। ठीक है, आगे मैंने लिखा यहाँ पर नाउ। क्या लिखा, नाउ, राइट नाउ, नाउ, एट प्रेजेंट, नाउ, राइट नाउ। ठीक है, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। ठीक है, इसके अलावा हम एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट हो गया। तो ये कुछ ऐसी फ्रेज है, प्रेजेंटली, करेंटली, प्रेजेंटली, करेंटली। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी फ्रेजेज हैं जो आप किसी भी सेंटेंस में देखते हैं तो ये टेम्परेरी एक्शन बताती हैं। ठीक है, क्या ऐसे एक्शन बताती हैं, टेम्परेरी एक्शन बताती हैं जो उसी समय हो रहे होते हैं। ठीक है, जिस बोलने के वक्त हो रहे होते हैं, ठीक, पर्टिकुलर मोमेंट पर स्टार्ट होते हैं और क्षणिक होते हैं। ठीक है, तो इन फ्रेजेस को आप देखते हैं तो आपको क्या यूज करना है,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना है। क्लियर है? आइए समझते हैं। जैसे एक दो सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा तो चीज़ें क्लियर है। जैसे मैंने लिखा राहुल इज वॉचिंग टीवी, राहुल इज वॉचिंग टीवी। राहुल क्या कर रहा है? हाँ, राहुल इज वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। ठीक है बेटा, तो राहुल क्या कर रहा है? इस समय पे क्या कर रहा है? टेलीविज़न देख रहा है। तो देखो ये एट दिस टाइम यहाँ पर फ्रेज आ गई। ठीक है, इस वजह से हमने सेंटेंस किस में बनाया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाया। तो ये जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, आप इन वर्ड्स को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा किस में जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। एक मिनट, चलिए आगे बात करते हैं। तो राहुल इज वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम। इसके अलावा बेटा जैसे कई बार क्या होता है कि ये एक्शंस तो हमने शो कर दिए, ये वाली हमने फ्रेजेस लगा दी, है ना? क्या वो 5 मिनट्स है ना? तो आप इनको देख लीजिएगा। इसके अलावा बेटा कुछ और भी हम एक एक्शन ऐसा बताते हैं। अभी हमने कहा लाइव एक्शन हो रहा होता है तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? इस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और एक दूसरा पॉइंट भी लिखते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट है टू मेंशन। क्या मेंशन करना हमको? अ पैरेलल एक्शन। टू मेंशन अ पैरेलल एक्शन इज एक ऐसा एक्शन जो पैरेलल चल रहा है। पैरेलल का मतलब है नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने के समय पर नहीं चल रहा। मतलब दो एक्शन चल रहे हैं, एक एक्शन अभी अभी हो रहा है और एक एक्शन हमारे बैकग्राउंड में चल रहा है। जैसे सेंटेंस दूंगा तो मैं क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। मैं यहाँ से हटा देता हूँ इस वाले पॉइंट को, फिर चीज़ें समझते हैं। तो एक ऐसा एक्शन जो इस समय भी हो रहा है और एक ऐसा एक्शन जो कि दूसरा एक्शन उसके पैरेलल चल रहा है लेकिन उसकी हमें खबर नहीं है, चल वो भी रहा है। जैसे कि एक सेंटेंस लिखा मैंने, क्या लिखा? रवि इज वाटरिंग, रवि इज वाटरिंग द प्लांट्स, रवि इज वाटरिंग द प्लांट्स एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। ठीक है, एंड इस समय क्या कर रहा है रवि? ठीक है, पानी लगा रहा है प्लांट्स में। और क्या कर रहा है? एंड इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, एंड इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, दीज डेज। ठीक है, रवि यानी इस समय पौधों में पानी लगा रहा है और इन दिनों एक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। तो देखो दो एक्शन चल रहे हैं पैरेलल। इस समय तो वो पानी लगा रहा है लेकिन एक इसके साथ में बैकग्राउंड में एक काम और चल रहा है कि वो इन दिनों एक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। तो दो एक्शन हमारे साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके भी कुछ कीवर्ड्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको दीज डेज या फिर आपको नाउअडेज इस तरीके की फ्रेज मिल जाती हैं, तब भी आपको कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना है। कौन सा टेंस यूज़ करना है? कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना है। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा तो चीज़ें और भी क्लियर होंगी। जैसे मैंने लिखा, एक सेंटेंस लिखा बेटा मैंने, वेयर डू यू लिव नाउअडेज। ये सेंटेंस में लिखा वेयर डू यू लिव नाउअडेज, तुम आजकल कहाँ रहते हो। देखो हिंदी तो बहुत अच्छी लग रही होगी कि तुम आजकल कहाँ रहते हो, लेकिन ये सेंटेंस गलत है बेटा। ये नाउअडेज क्या बता के चलता है? नाउअडेज बता के चलता है ऐसा एक्शन जो कि पर्टिकुलर मोमेंट पर चल रहा होता है। ठीक है,
प्रेजेंट में चल मतलब उस समय पर चल रहा होता है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं वेयर डू यू लिव नाउ, तुम आजकल कहाँ, यानी तुम इन दिनों कहाँ रह रहे हो। पहले कहाँ रहते थे हमें पता नहीं, बाद में कहाँ रहोगे हमको पता नहीं, लेकिन इन दिनों कहाँ रह रहे हो। तो इस फ्रेज को ध्यान में रखते हुए, टाइम को ध्यान में रखते हुए, इस टाइम को ध्यान में रखते हुए हमें सेंटेंस बनाना पड़ेगा। वेयर आर यू लिविंग, ठीक है, नाउअडेज। तो आई होप ये पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। बेटा आगे भी अगली क्लास हम आगे रखेंगे, और अगर आपको चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आती जा रही हैं तो यार कमेंट किया करो। आप कुछ कमेंट नहीं करते, मेरी वीडियो को देख लेते हो, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद में कमेंट किया करो, लाइक किया करो, इसे शेयर भी किया करो, ठीक है, ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग भी, ठीक है, मेरी वीडियो को देख पा रहे हो, इनसे कुछ लाभ ले पा रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में, दूसरी क्लास में, और कल भी हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस ही चलेगा। आज इतना ही। थैंक यू एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल। बाय। 10 मिनट